हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल CWT इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 NCERT पब्लिकेशन का। NCERT बुक से क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। द इनविजिबल वर्ल्ड यानी वो इनविजिबल, वो अदृश्य दुनिया जो हमारे नन्ही आँखों से, नेक्ड मतलब नन्ही आँखों से नहीं देखी जा सकती, उस दुनिया के बारे में, उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो है चैप्टर 2। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू द इनविजिबल वर्ल्ड। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। द ह्यूमन आई कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट्स above a certain size। द ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई है वो उसी ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है जो किसी सर्टेन साइज में, या कोई ऐसा साइज में जो थोड़ा सा भी दिखे। जैसे ये पॉइंट है, ये लगभग ही दिख रहा है यहाँ पे इसके बीच में एक पॉइंट है, तो उससे भी छोटा, जो इससे भी, यहाँ जो पॉइंट है उससे भी छोटा चीज़ है वेरी टीनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज। ऐसे बहुत से सबसे छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे आँखों से नहीं दिख सकता। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैम यूजिंग मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्हें वो इनको देखना चाहते थे, जो इससे भी, इस पॉइंट से भी छोटे से छोटे चीज़ थे, जैसे सेल, बैक्टीरिया, इन सब को देखने के लिए उसने यूजिंग मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया है, खोज कर दिया मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट का, जो किसी भी चीज़ को, किसी भी सूक्ष्म जीव को वो इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाई करके, बड़ा करके दिखाता है। जैसे में मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स का हिंदी होता है सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप का हिंदी होता है सूक्ष्मदर्शी। अब इसको वापस देख लेते हैं। अगर इसको हम शॉर्ट में ही पढ़ ले तो यानी इसमें ये कह रहा है कि अगर इस दुनिया में ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग नहीं देख सकते, जैसे ये एक पॉइंट है, दिख रहा है, और इस पॉइंट को आप जिस तरह देख सकते हैं, तो इस पॉइंट से भी छोटा ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जिसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। और वैज्ञानिक ने इन्हें देखने के लिए क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लासेस और माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया है। अगला है, अब वो कौन कौन से थे जिनकी मदद से हम उस, जो इस सबसे छोटे जीव को देख सकते हैं। पहला है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास तो कुछ हद तक ही उसे देख सकता है। इन लार्ज स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग स्मॉल कर सकते हैं उनको, जैसे में कोई ऐसा चीज़ जो बहुत छोटा दिख रहा है, उसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। और अगर हमें उसे और बड़ा करके देखना है तो उससे हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अलाउज ऑब्जर्वेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। वो अलाउ करता है, माइक्रोस्कोप इतना बड़ा दिखा सकता है कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव को इतना मैग्नीफाई करेगा, जैसे 100 से 200 टाइम्स तक उसको मैग्नीफाई कर सकता है कौन, माइक्रोस्कोप। अगला है फोल्ड स्कोप, लॉ कॉस्ट पोर्टेबल माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप से ज़्यादा पावर का होता है। इसमें जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 टाइम्स तक इसमें बड़ा कर सकते हैं। These tools reveal hidden world of tiny organisms। जो ये तीनों जो टूल है, मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप, ये सब टूल है, उससे हम लोग हाइडन वर्ल्ड ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे छुपी हुई दुनिया है, वैसे छुपी हुई ऑर्गेनिजम्स है, उसे देख सकते हैं। और उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा गया है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या कहा गया है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। उसे ही हम लोग
मैक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं। अब अगला है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल क्या है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेल भी एक प्रकार का क्या है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेल भी एक प्रकार का मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, या इसी को कह सकते हैं माइक्रोब्स है। सेल भी एक प्रकार का मैक्रोब्स है। और इसका सबसे पहले खोज किया था, सेल का जो सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था 1665 में हुआ था। और किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने किस सेल का डिस्कवरी किया था, डेड सेल का। किस सेल का, डेड सेल का, मृत कोशिका डेड सेल का इन्होंने खोज किया था। ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यूजिंग माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया, ये माइक्रोस्कोप है। इसके मदद से उसने एक पेड़ था, उसका बाहरी प्लत, उसका सब पतली सी स्लाइस लिया, किसका, कॉर्क का, यानी एक पेड़ है उसके बाहरी सतह का। उन्होंने क्या देखा, स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। उसने रॉबर्ट हुक ने क्या किया, ये जो माइक्रोस्कोप है उससे यहाँ पर रख के, यहाँ पे स्लाइस रखा कॉर्क का जो उन्होंने लाया था, और वो उनसे माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें दिखा बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखा था वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक को दिखा था। किसके मदद से देखे थे, माइक्रोस्कोप की मदद से देखे थे। और इसलिए रॉबर्ट हुक ने इन जो बॉक्स है उन्हें नाम दिया सेल। तो सेल का नाम किसने दिया, सेल का नाम दिया रॉबर्ट हुक ने। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो लिखना है रॉबर्ट हुक। कब देखा, 1665, 1665। ये था, क्या था, डिस्कवरी ऑफ सेल। अब इसका सबसे पहले जो डेड सेल का था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन उनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वैन लुएन हुक। एंटोनी वैन लुएन हुक। और ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने लिविंग सेल का, लिविंग यानी जीवित सेल का, लिविंग सेल का खोज किया। लिविंग सेल, फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये पहले साइंटिस्ट बने, एंटोनी वैन लुएन हुक वो पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, उन्हें ऑब्जर्व किया, सच एज बैक्टीरिया। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया देखा। क्या देखा, बैक्टीरिया देखा। नाउन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो एंटोनी वैन लुएन हुक थे उन्हें इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का दर्जा दिया क्योंकि उससे सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने वाले पहले व्यक्ति थे, इसीलिए उसे क्या कहा गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगला है व्हाट इज सेल। सेल का डिस्कवरी पढ़ लिया। सेल का सबसे पहले डिस्कवरी किसने किया था, पहली डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल का, किस सेल का, डेड सेल का, डेड सेल का डिस्कवरी किया था। कब, 1665। उनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, क्या नाम था, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का खोज किया था। और कब 1665 यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल का खोज किया था। लेकिन उनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वैन लुएन
हुक, एंटोनी वैन लुएन हुक, जिन्होंने वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, और वही थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कौन से ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा? बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया को। और वो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने वाले पहले इंसान थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? इसलिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाए, माइक्रोबायोलॉजी के पिता। अब अगला टॉपिक सेल की डिस्कवरी जान लिया। अब जाना ये भी जरूरी है कि सेल क्या है। सेल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेल क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज ए सेल? सेल का डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले सेल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं माइक्रोब्स। मैक्रोस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही चीज़ है। एग्जाम में आएंगे तो ध्यान रखिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स एक ही है। इसका सेल का डेफिनेशन क्या है? ए सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के वह सबसे छोटी यूनिट जो हर तरह के फंक्शन करती है, और बेसिक स्ट्रक्चर सबसे छोटी इकाई है। या फिर डायरेक्ट अगर आसान भाषा में समझे तो लाइफ की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेल है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर सेल नहीं रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट में सेल अगर नहीं रहेगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, वो नॉन लिविंग हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और यानी सबसे मेन चीज़ यहाँ ये है कि अगर किसी को लिविंग रहना है, किसी को जिंदा रहना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? सेल जरूरी है। किसी को जिंदा रहना है उसके लिए सेल जरूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हैं, क्योंकि बिना सेल के कोई जिंदा नहीं रह सकता। एग्जाम्पल में प्लांट में सेल होता है, एनिमल में सेल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। सब में जितना भी सेल है, जो सेल है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें फूल है, पेड़, बिल्ली है, कुत्ता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। उस सभी में सेल होता है। क्या होता है? सेल। बिना सेल के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। अब सेल के अंदर भी कुछ सेल इस पॉइंट से भी छोटा है, तो इस पॉइंट के अंदर, उस पॉइंट से भी छोटा सेल के अंदर भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे अगर बेसिक चीज़ें, मेन चीज़ है वो है पहला सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये जो पूरा सेल है, यह एक पूरा सेल है, तो उस सेल के सबसे बाहरी परत को, ये जो परत है, ये जो सबसे बाहरी परत है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सबसे बाहरी परत क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री दैट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। और ये अगर कोई चीज़ बाहर है, जो सबसे चीज़ बाहर, जैसे एक घर है और उसके सबसे बाहर में रहेगा जो चीज़, वही उसको, जैसे एक घर है तो उसके सबसे आगे में रहेगा गेट, तो वो गेट का काम क्या रहता है कि वो किसी के एंट्री या एग्जिट का ध्यान रखता है। तो उसी तरह सेल जो है, वो सेल मेम्ब्रेन जो है, उसका एंट्री और एग्जिट कहाँ से होता है? कोई भी सब्सटेंस का सेल मेम्ब्रेन में होता है। अगला है साइटोप्लाज्म। पहले न्यूक्लियस देख लेते हैं।
न्यूक्लियस जो बीच बीच में, ये जो बीच में है उसको कहते हैं न्यूक्लियस। और ये क्या काम करते हैं? कंट्रोल सेल एंड एक्टिविटीज एंड ग्रोथ। ये यही न्यूक्लियस जो है सेल का ग्रोथ में काम आता है। मतलब पूरा सेल को कंट्रोल कौन करती है? न्यूक्लियस। से पूरा सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, वही उसके ग्रोथ का सोर्स होता है। अब बीच में बचा साइटोप्लाज्म। अब जो अब जो यहाँ पे जो बीच में कोई एक सब्सटेंस दिख रहा है आपको, वही है, इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो बीच में जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो कौन सा सब्सटेंस होता है? जेली के जैसा सब्सटेंस होता है। बेयर मोस्ट लाइफ प्रोसेस ऑक्योर। इसी के कारण मोस्ट लाइफ का प्रोसेस जो होता है, लाइफ का अधिकतर प्रोसेस इसी के कारण होता है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, सेल में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन उसकी सबसे आउटर बाउंड्री, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बीच वाला जो रहेगा उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और जो उसके बीच में रहेगा न्यूक्लियस। अब सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री रहता है, और साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके कारण अधिकतर प्रोसेस उसी के कारण होती है। और न्यूक्लियस सेल का मेन चीज़, कंट्रोल सेल एंड उसका ग्रोथ और उसका पूरा कंट्रोल, सभी एक्टिविटीज़ न्यूक्लियस करता है। अब अगला है अब सेल। अब इतना पता है कि सेल सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। सेल किस में? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे प्लांट, एनिमल, मैक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म से सब में क्या होता है? सेल होता है। तो प्लांट में जो सेल है, प्लांट सेल, एनिमल सेल और मैक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे आते हैं, जैसे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर सेल होता है उसको कहते हैं बैक्टीरियल सेल। उसी के बारे में पढ़ना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और सेल के दो में है, पहला है प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब पहला सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में ही केवल होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल लार्ज होता है प्लांट सेल में, लार्ज होता है कौन? वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होता है, और एनिमल सेल में कभी कभी छोटा रहता है तो कभी कभी एब्सेंट रहता है। छोटा रहता है, नहीं तो वो एब्सेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में नहीं रहता है। और इसका शेप जो कॉमनली शेप है, वैसे इसका शेप डिफाइन नहीं रहता है, बस इस कॉमनली जनरली में इसका रेक्टेंगुलर शेप है और इसका राउंड है। एनिमल सेल का मेनली इरेगुलर शेप होता है, उसका कोई शेप डिफाइन नहीं रहता है। किसी का राउंड रहता है, किसी का अलग, जितने अलग अलग शेप का रहता है एनिमल सेल। अगला है, पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या था इसमें। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस था। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल इसमें लार्ज होता ही है, और इसमें कभी छोटा रहेगा या फिर होता ही नहीं है। और क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें एब्सेंट रहेगा। शेप इसका रेक्टेंगुलर शेप रहेगा, और इसका राउंड या फिर इरेगुलर शेप, किसी कोई डिफाइन शेप में नहीं रहेगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। अब सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो दो तरह के सेल तो अभी पढ़े हैं, पहला है एनिमल सेल और दूसरा है प्लांट सेल। ये है एनिमल सेल और इधर है प्लांट सेल। इधर एनिमल सेल है, इधर प्लांट सेल है। अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एनिमल सेल में, जो सबसे ये बड़ा वाला पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट है ये वाला, वो क्या है?
न्यूक्लियस है। और जो यही न्यूक्लियस पहले देखे तो जो पूरा सेल को, ये पूरा सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। और यही न्यूक्लियस यहाँ पे एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में रहता है, यहाँ पे है। और अगला है सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल जैसे पहले से पता है कि सेल वॉल एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। यहाँ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एक ही बाउंड्री होता है। एनिमल सेल में जो बाहर से बस एक परत है, बाहर में जो बस एक परत है, एक ही परत रहता है एनिमल सेल में, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें भी वही एक परत रहेगा, ये वाला। ये सेल मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर से भी एक एक्स्ट्रा बाउंड्री रहता है प्लांट सेल में, वो है सेल वॉल, जो सबसे बाहर में है। यही वाला है पूरा सेल वॉल। अब सेल वॉल समझ गया, प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। और ये जो ये सेल वॉल है, केवल पर सेल वॉल है वो प्लांट सेल में ही केवल प्रेजेंट रहता है। कौन? सेल वॉल केवल प्लांट सेल में रहता है, क्योंकि इसमें दो बाउंड्री है, पहला सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इसका अलग अलग नाम रखा गया, सेल वॉल और इधर सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस हो गया। अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है वो केवल ये प्लांट सेल में रहेगा, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। और एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, वो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। अगला है साइटोप्लाज्म, जो दोनों में रहता है। साइटोप्लाज्म वही जो जेली लाइक सब्सटेंस है, यही बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म है। और यहाँ इसमें भी जो बीच बीच में जो जगह है वहाँ कोई द्रव भरा है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। एक जेली लाइक का सब्सटेंस होता है, जेली की तरह। वैक्यूल दोनों में होता है, लेकिन एनिमल सेल में अधिक कभी कभी बार होता ही नहीं है वैक्यूल। यही जो छोटा छोटा है उसी को वैक्यूल कहते हैं, इसमें भी रहेगा। ये जो इस शेप के अंदर भी छोटा छोटा चीज़ है, उसके अंदर रहता है वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जिसे पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें भी रहेगा, कहाँ है ये जो यहाँ पर प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर एनिमल सेल का इस तरह का रहता है। और वैक्यूल यहाँ इसमें सबका फिगर भी दिया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ लिए। सेल में सेल वॉल होता है जो प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, न्यूक्लियस दोनों में, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, साइटोप्लाज्म दोनों में, वैक्यूल दोनों में। लेकिन वैक्यूल कभी कभी प्लांट एनिमल सेल में नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, जो पावर हाउस ऑफ सेल रहता है। अब सेल में कुछ अलग सी चीज़ें भी होती है, एडिशनल ऑर्गेनेल्स। तो पहला है क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, जो एनिमल सेल में नहीं होती है और प्लांट सेल में होती है। वैक्यूल स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल्स होता है, जो वेस्ट होता है, वो वैक्यूल इकट्ठा कर ब्लास्ट हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसमें सेल में पावर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल का अलग अलग तरह का शेप रहता है, जिस तरह एनिमल सेल का राउंड रहता है, इरेगुलर रहता है, और प्लांट सेल का लगभग रेक्टेंगुलर रहता है। उसी तरह से सब का साइज का सेल डिफरेंट इन साइज, शेप एंड फंक्शन। सेल का जो साइज रहता है, शेप और फंक्शन तीनों अलग अलग रहता है।
जैसे अगर मसल सेल है, इसका शेप स्पिंडल शेप का रहता है। फंक्शन हेल्प्स मूवमेंट। मसल सेल हमें हमारा मसल जो रहता है, मसल का सेल रहता है, वो स्पिंडल शेप का रहता है, स्पिंडल शेप का रहता है। और वो हमें क्या हेल्प करता है? मूवमेंट करने में हेल्प करता है। क्या करने में? मूवमेंट करने में। जैसे हम कुछ भी चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे मसल सेल है। और नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांचेज होता है, ये लंबा होता है और इसमें बहुत सारी ब्रांच है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ बहुत सारा ब्रांच दिया है, तो ये नर्व सेल है। और इसका काम होता है ट्रांसमिट्स मैसेज। हम जैसे हमें कुछ चोट लगता है तो हमारे दिमाग तक जो मैसेज पहुँचता है वो नर्व सेल में होता है। और ये बॉडी के हर पार्ट में रहता है। चिक सेल फ्लैट रहता है। चिक सेल कैसा रहता है? फ्लैट रहता है। और प्रोटेक्टिव लाइनिंग्स जो हमें प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे वही देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे सेल शेप इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल का जो शेप रहता है वो किस पर आधारित होता है? फंक्शन पर। वो जिस तरह का काम करेगा उसी के तरह शेप रहेगा। जैसे नर्व सेल, ये मसल सेल है, ये मसल सेल है। मसल सेल का कैसा रहता है शेप? स्पिंडल शेप का रहता है। कौन सा शेप का? स्पिंडल शेप का। हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। ये हमें हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन में और मूवमेंट में। हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, जो करते हैं सब मसल सेल के वजह से कर पाते हैं। फाउंड इन मसल। और ये कहाँ पाया जाता है? मसल सेल, तो मसल में ही पाया जाएगा। और अगला है न्यूरॉन, या इसको नर्व सेल भी कहते हैं। यहाँ पे जो ब्रांच है वही इसका ब्रांच रहता है, जो पूरे सेल का में ब्रांच रहता है। और यहाँ पे एक और सेल है, इसका भी बहुत ब्रांच रह सकता है। उसी की मदद से ये जो नर्व सेल न्यूरॉन है वो हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। ये जो है इसी की मदद से वो हमारे किसी भी मैसेज को हमारे माइंड तक पहुंचाता है और माइंड से अलग अलग जगह तक पहुंचाता है। जो भी मैसेज का काम करता है वो न्यूरॉन करता है। और इसका स्ट्रक्चर रहता है, ब्रांच रहता है, लॉन्ग रहता है, यहाँ लंबा है और इसमें भी ब्रांच निकला हुआ है। पीछे भी ब्रांच रहता है, सब तरफ इसका ब्रांच निकला हुआ रहता है। और कहाँ? नर्वस सिस्टम में इसका ये मिलता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट लेवल। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है सेल की मदद से? सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, तो उसके मदद से कुछ बनता है जो है टिश्यू। और टिश्यू क्या है? तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जो कई सारे सेल को मिलाने से क्या बन जाता है? हम सबका टिश्यू बनता है। और कई सारे टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को मिलाने से ऑर्गन बनता है। और कई सारे ऑर्गन को मिलाने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम को मिलाने से ऑर्गेनिज्म बनता है। इसी तरह से कई सारे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अब इसका एक एग्जांपल में देखें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन जो डाइजेस्ट करता है वो कैसे बनता है? उसका सिस्टम कैसे बनता है? सबसे पहले वो सेल से बनता है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और उसको मिलाने से कई सारे सिमिलर सेल्स को मिलाने से बन जाता है हम सबका टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर। और जो ग्रुप है, कई सारे सेल का ग्रुप बनता है, वो है टिश्यू। और कई सारे टिश्यू को मिलने से ऑर्गन बनता है। और कई सारे ऑर्गन को मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलने से ऑर्गेनिज्म बनता है। ये था लेवल ऑफ। ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एग्जाम्पल है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी किस किस लेवल तक रहता है? पहले सेल रहता है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रोस्कोप जो मेनली बना था वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए बना था।
वाट आर मैक्रो ऑर्गेनिज्म। वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? तो वो जी एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। यहाँ अगर हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म का को दो पार्ट में करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी मैक्रो यानी सबसे छोटा से छोटा जितना भी छोटा हो सके, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यानी मैक्रो का हिंदी होता है सूक्ष्म और ऑर्गेनिजम्स का जीव। तो अगर मैक्रो ऑर्गेनिज्म का हिंदी यानी सूक्ष्म जीव, इसका मतलब यानी सब जितना छोटा हो सके, सबसे छोटा जो वेरी स्मॉल होता है। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो बहुत छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। हमारी जो ह्यूमन आई से या फिर नग्न आँखों से या ह्यूमन के नेक्ड आई से, जो इंसान का जो नन्ही आँख होता है, उन आँखों से हम लोग इन मैक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो इतना छोटा होता है कि वो उसका प्रतिबिंब हमारे कॉर्निया पे बन ही नहीं पाता। दे कैन ओनली बी ऑब्जर्व यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। उसे हम लोग किस तरह से? केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म समझ गए। मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वो छोटा सा छोटा, इतना छोटा है, वो इतना छोटा है, जैसे यहाँ एक पॉइंट है दिख रहा है जो ग्लो कर रहा है, उससे भी छोटा, सबसे छोटा जा कर के जो सब वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, और जिसे हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप। अब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह सेल का टाइप है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, उसी तरह टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। पहले इसका एग्जांपल यहाँ बैक्टीरिया है, प्रोटोजो है, फंगी है, एल्गी है, और नीचे में नहीं दिख रहा है। तो अगला है वायरस। अगला क्या है? वायरस है। अब इसका एग्जांपल है, एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है राइजोबियम, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ का यीस्ट, कोरेला और इन्फ्लुएंजा वायरस। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसको याद कैसे करेंगे, या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, BPFAB यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी और वायरस। अब प्रोटोजोआ, ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी है, एल्गी एंड वायरस, ये सब क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म का एक प्रकार का टाइप है। इसका एग्जांपल यहाँ है। अब एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब इसको भी देख लेते हैं क्या करता है। अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म का कहाँ थे? एग्जांपल ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म में थे। मैक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ एग्जांपल है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, एल्गी। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो अमीबा इरेगुलर शेप मूव्स विथ, यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग लग रहा है गलत है, एक बार बुक से मिला लीजिएगा। अमीबा का जो शेप है तो वो निश्चित नहीं रहता है, वो किसी भी शेप में रह सकता है। कोई ऐसा शेप में रहेगा, कोई ऐसा शेप में रहेगा, किसी भी शेप में अमीबा रह सकता है। अब अगला पैरामीशियम। पैरामीशियम का एक शेप रहता है चप्पल के आकार का। स्लीपर देखें जो आप पैरों में पहनते हैं, चप्पल, उसके आकार का रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है। बैक्टीरिया रोड रहता है, स्फेरिकल रहता है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया अलग अलग तरह का रहते हैं, और कॉमनली इस शेप का रहता है, रोड का रहता है, स्फेरिकल और स्पाइरल, ये कॉमनली है। एल्गी कॉन्टेंट क्लोरोफिल, उसका जो क्लोरोफिल है, वो एल्गी का सबसे मेन काम है, वो क्लोरोफिल को अपने अंदर जमा के रखता है। यहाँ पे नीचे में कुछ एग्जांपल का फिगर दिया हुआ है, जैसे कहाँ था? हाँ यहाँ, ये अमीबा का है, ये पैरामीशियम का
ये बैक्टीरिया का, ये एलगी का, ये जो चारों है उसका दिया हुआ है। अब यहाँ एक वो चीज़ गायब है ना, हम यहाँ देखे तो 5 गो चीज़ था, बी एफ, नहीं बी पी था, बी पी एफ और ए और बी। यहाँ बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, ये दोनों प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया यहाँ है, एल्गी यहाँ है। अब बच गया फंगी वायरस। फंगी के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जिस उसे ही कह रहे थे ईस्ट। यीस्ट जो है फंगी का ही उदाहरण है। कभी कभी देखिए ब्रेड ज़्यादा दिन तक रहता है, उसके ऊपर कई ईस्ट आ जाते हैं और वही फूड प्रोडक्शन में काम आएगा, आगे पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है वेयर आर मैक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड। अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जा सकते हैं? अब मैक्रो ऑर्गेनिज्म इतना छोटा है कि वो तो कहीं भी रह जाएगा, इतना छोटा है वो कहीं भी रह जाएगा। एयर में भी रहेगा, वाटर में भी, सॉइल में भी, फूड में भी, इनसाइड ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहेगा। इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग और आइसी रीजन, कहीं भी रह सकता है। इन एयर देखते हैं पॉल्यूशन हो जाता है तो गंदा जो डर्टी पोल्यूटेड एयर रहता है उसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया आ जाता है। पोल्यूटेड वाटर रहता है, सॉइल रहता है, फूड रहता है, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। कभी कभी आपको बुखार जुकाम या ज़्यादा तब अगर बीमार हो जाते हैं तो किसके कारण? ये जो हमारे अंदर रहता है बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके कारण कभी कभी हम लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं। और इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स लाइक हॉट, वो कहीं भी रह सकता है, गर्म जगह, ठंडा जगह, कहीं भी वो रह सकता है। अब रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट में उसका रोल क्या है पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज ए की रोल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्ले एक रोल होता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट को क्लीन करना। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो डिकम्पोज कर देता है, ब्रेक कर देता है डेड प्लांट, डेड एनिमल, ऑर्गेनिक वेस्ट। किसको डेड प्लांट, डेड एनिमल, मैन्योर और ऑर्गेनिक, और वो सब, और ये जो मशरूम होता है सबको किस में बदल देता है? मैन्योर और न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है। मैन्योर और न्यूट्रिएंट जो पौधा और में काम आता है वही उसी को कहते हैं मैन्योर। और अगर वो केमिकल से बना होता है तो उसको कहते हैं फर्टिलाइज़र। यह पुराने वाले सिलेबस में था। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट्स का होता है रिसाइकल। प्लांट वेस्ट होता है उसको वो डिकम्पोज होके उस न्यूट्रिशन में बदल जाता है, फिर वो सॉइल में जाके प्लांट को ग्रोथ करके वो प्लांट में बन जाता है। जैसे अब एक प्लांट का वेस्ट है, यहाँ पे प्लांट का वेस्ट, एनिमल सेल कुछ भी है, प्लांट का वेस्ट दिया हुआ है और उसको डिकम्पोज कर, उसको ब्रेक डाउन करके डिकम्पोज कर दिया माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर उसको न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है और फिर उसको सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन में भर देता है, फिर सॉइल में चल जाएगा और लास्ट में वो प्लांट में जाके उग जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। रिसाइक्लिंग न्यूट्रिशन कीप आवर सॉइल हेल्दी एंड प्लांट्स ग्रोइंग। यानी जो प्लांट वेस्ट होता है वो भी वेस्ट नहीं जाता, वो डिकम्पोज होकर न्यूट्रिएंट्स में बदल जाता है, फिर वो सॉइल में जाके प्लांट के ग्रोथ में हेल्प कर देता है। और फिर से वो जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर वो प्लांट्स का वेस्ट रहता है वो फिर से जाके प्लांट में आ जाता है। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए डिकम्पोजर्स। अब जिस तरह पहले पढ़े कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है क्या करता है, किसी भी वेस्ट को, किसी भी एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, किसी को भी क्या कर देता है? डिकम्पोज कर देता है। इसलिए उसे क्या कर सकते हैं? मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डिकम्पोजर। यानी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरह का क्या है? डिकम्पोजर्स है। जैसे बैक्टीरिया डिकम्पोज एन ऑर्गेनिक मैटर, फंगी ब्रेक डाउन प्लांट वेस्ट। जो बैक्टीरिया होता है डिकम्पोज कर देता है ऑर्गेनिक मैटर को, और फंगी रहता है ब्रेक डाउन प्लांट वेस्ट को ही केवल फंगी ब्रेक डाउन कर सकता है। जैसे बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को कर देता है और फंगी
जो मशरूम है वो प्लांट वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स में बदल देता है, उसको ब्रेक कर देता है, उसे डिकम्पोज कर देता है। अगला है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड बायोगैस। मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बायोगैस के बीच एक रिलेशन होता है। सर्टेन बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक वेस्ट विदाउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन दे प्रोड्यूस गैसेस। सर्टेन बैक्टीरिया जो होता है वो किसी भी चीज़ को डिकम्पोज कर देता है, किसी एनिमल वेस्ट या किसी को भी डिकम्पोज करके बिना ऑक्सीजन के भी वो डिकम्पोज कर देता है और प्रोड्यूस गैसेस। अब कहीं कहीं जैसे मैथेन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या भी आप कभी खाना बनाए होंगे तो जब भाप निकलता है उससे गैस निकल जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेट में निकलता है, हीटिंग किसी भी हीटर में भी भाप निकलता है। रनिंग व्हीकल्स, यहाँ से पीछे से कहीं कहीं गाड़ी से हर गाड़ी से पोल्यूशन होता है, तो किसके कारण? इसी के कारण क्या होता है? बायोगैस होता है, जिसके कारण एयर पोल्यूटेड हो जाता है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड प्रोडक्शन, यहीं पे हम लोग क्या क्या देखें, मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या था? बी, पी, एफ, ए, बी। यहाँ पे अगर हम देखें, बैक्टीरिया पढ़ लिए, प्रोटोजोआ पढ़ लिया, जैसे कौन कौन था, अमीबा पढ़े थे, उसका शेप पढ़े थे, और पैरामीशियम पढ़ लिए, और एल्गी पढ़ लिया। अब बचा कौन? फंगी और वायरस बच गया। कौन कौन बच गया? फंगी बच गया और वायरस बच गया। वायरस सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और फंगी, मैक्रोब्स आर वाइडली यूज इन द प्रिपरेशन एंड फर्मेंटेशन, वो जो फूड प्रोडक्शन में उसमें काम आता है। और यही होता है फंगी, जो किसी भी चीज़ को ब्रेड, केक, भटूरा, बेकरी प्रोडक्ट्स को ख़राब करता है। जैसे कभी कभी एक ब्रेड रहता है, एग्जांपल देते हैं, जो ब्रेड है कई दिनों तक ऐसे ही रहते इसके ऊपर कुछ जमा हो जाता है, वही उसी को कहते हैं हम लोग फंगी। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस कब काम आता है? कौन जो ये ये बैक्टीरिया है, और ये लैक्टोबैसिलस है, वो कट फॉर्मेशन में दही का जमना, दही जमता है, जो कट जमता है वो लैक्टोबैसिलस के कारण बैक्टीरिया फर्मेंटेड फूड्स, इडली, डोसा, बैटर, ये सब बैक्टीरिया के कारण होता है। अब फर्मेंटेशन करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट शुगर इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस। फर्मेंटेशन की शुगर को किसी सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। कौन से प्रोसेस से? फर्मेंटेशन। यीस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू, यीस्ट क्या है? शुगर जो है वो यीस्ट क्या करता है? शुगर को अल्कोहल में बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और CO2 गैस मैक्स डफ सॉफ्ट और फ्लफी, और इसको ख़राब कर सकता है अल्कोहल में। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, उसी का ये साइकिल दिया हुआ है। अब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब फॉर्मेशन ऑफ कर्ड कैसे जमता है? इतना तो पता चलेगा कि लैक्टोबैसिलस, ये पहले जानते हैं। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोस मिल्क शुगर, और उससे बन जाता है लैक्टिक एसिड, मिल्क, और फिर वो मिल्क में जाके उससे कर्ड बन जाता है। वार्म टेम्परेचर, उसमें कुछ मेन कंडीशन रहना चाहिए, वार्म टेम्परेचर रहना चाहिए, और वहाँ उसमें बैक्टीरिया का प्रेजेंस होना जरूरी है। अब एक अगला टॉपिक आता है स्पिरुलिना, दिख रहा है स्पिरुलिना, और वो एक फूड होता है जो हमारे लिए सुपर फूड की तरह काम करता है। उसमें 60% तक प्रोटीन होता है, 16% तक उसमें प्रोटीन होता है, 60% तक उसमें प्रोटीन होता है। विटामिन B12 का वो अच्छा सोर्स है। और वो फेट और शुगर जो हमारे बॉडी को मोटा कर देता है, फिट नहीं रखता है, वो फैट और शुगर की वजह से वो इसमें सबसे कम होता है। ये स्पिरुलिना जो सुपर फूड है वो पाउडर के रूप में भी आ जाता है, टैबलेट, एल्गी, फ्रेश स्पिरुलिना एल्गी में भी आ जाता है, इसका स्मूथी में भी आ जाता है, और एल्गी का पोंड भी इसमें आ जाता है। स्पिरुलिना जो एक सुपर फूड है उसके बारे में पढ़ लिए।
यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का जो पार्ट होता है वो दो तरह का पार्ट होता है। किसके आधार पर? नंबर ऑफ सेल्स। अब सेल पढ़ लिया, उसके आधार पर दो पार्ट होता है, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और मल्टी सेल्यूलर मैनी सेल। जो यूनिसेल्यूलर होता है वो एक ही सेल से बना होता है, जैसे एल्गी ये सब आ जाता है, अमीबा, बैक्टीरिया। मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स और एनिमल, बहुत तरह के बर्ड्स, जितने भी चीज़ हैं सब मल्टी सेल्यूलर में है। और जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेल्यूलर में आता है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शन विद इन वन सेल। और यूनिसेल्यूलर का जो एक सेल होता है वो सभी फंक्शन को कर सकता है। जैसे में अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना। और मल्टीसेल्यूलर में प्लांट, फंगी, एनिमल, ह्यूमस, ये सब आता है मल्टीसेल्यूलर में। और ये यूनिसेल्यूलर में। यूनिसेल्यूलर यानी दूसरे, यूनि मतलब ए, सेल्यूलर मतलब सेल, तो सिंगल सेल से जो बना होता है उसे यूनिसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर मैनी सेल से जो बना होता है। और अगला है सेल का तीसरा टाइप बैक्टीरियल सेल, और इसका स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सेल। जो बैक्टीरिया का सेल होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल से अलग होता है। सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस के जगह न्यूक्लियोइड होता है, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जाके न्यूक्लियोइड होता है। तो यहाँ पहले न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस के जगह पे न्यूक्लियोइड होता है। और उस न्यूक्लियोइड इसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन दोनों रहता है। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के जगह न्यूक्लियोइड रहता है, राइबोसोम्स रहता है और फ्लैगिलम रहता है। इसको और डीप में पढ़ेंगे। डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल, इसमें कैप्सूल होता है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड। जो डीएनए इसको भी कहते हैं, प्लाज्मिड है, पीली है, इंक्लूजन बॉडीज है और फ्लैगिलुम। राइबोसोम यहाँ पे कुछ कुछ ब्रांच निकला हुआ है, वही है राइबोसोम। साइटोप्लाज्म वही जो इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वही है। और साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जो इसका मेम्ब्रेन बाहरी परत। सेल वॉल, यहाँ पे फिगर गलत दिया हुआ है शायद, यहाँ पे जो बाहरी परत है वो है सेल वॉल। और कैप्सूल, इसके अंदर जो ये सब कैप्सूल है वो सब कैप्सूल है। न्यूक्लियर डीएनए ये है, इतना बड़ा जो है वही न्यूक्लियोइड है। प्लाज्मिड, इसके बीच में जो स्टोन जैसा है वो प्लाज्मिक है, पीली इसका बाहरी में कुछ कुछ पॉइंट रहता है, होल रहता है, उसी को पीली कहते हैं। इंक्लूजन बॉडीज, इसके अंदर अलग अलग तरह के स्टोन स्ट्रक्चरल है, वो अलग अलग तरह है। फ्लैंगोलिस है, इसके अंदर जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ कुछ दिया हुआ एक लाइनिंग है, उसी को फ्लैगुलन कहते हैं। इसमें इसका फंक्शन है न्यूक्लियोइड कंटेंट्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड में ये जो है ये सब क्या है? डीएनए है, वो डीएनए रखता है। सेल वॉल प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन, हमें हमारे सेल को, बैक्टीरिया का सेल को क्या करता है? एक शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है। साइटोप्लाज्म साइड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो साइट होता है उसका सभी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है। राइबोसोम्स, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए कैरिंग यूजफुल जेन्स, जो प्लाज्मिड होता है ये सब वो क्या है? प्लाज्मिड है, ये इस आकार का रहेगा, वो एक्स्ट्रा डीएनए होता है। और पीली यहाँ पे थोड़ा यहाँ कटा हुआ है। और फ्लैगुलम हेल्प्स इन मूवमेंट,
जो फ्लैगुलम है वो हमें क्या करता है, बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। कैप्सूल प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श कंडीशन, अगर इसका अगर कंडीशन ख़राब हो जाता है तो उसमें हेल्प करता है। अगला है हमने 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म PFAB यानी बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम के बारे में पढ़े, फंगी हो गया, एल्गी हो गया। अब बच गया वायरस। वायरस का है एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ए सेलुलर होता है, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। और इसमें मतलब जो वायरस होता है एक्सट्रीमली स्मॉल होता है और ए सेलुलर होता है, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट ऑफ सेल, और ये अपने अंदर ये होस्ट सेल को रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कोरोना वायरस में इसका एग्जांपल है कोरोना वायरस, बैक्टीरियोफेज, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस और रोड सेप्ट वायरस। अलग अलग तरह के वायरस होते हैं इसमें। प्लांट में भी वायरस होता है, एनिमल में भी और ह्यूमन में भी। हमें बीमारी होती है किसके कारण, वायरस के कारण। अब यहाँ से एक सवाल उठता है, व्हाट इज वायरस, वायरस क्या है। तो वायरस पहला बात तो वो ना ही लिविंग है। वायरस इज एन इमीडिएटली, या फिर ये कह सकते हैं वायरस ना ही लिविंग है, ना ही लिविंग और ना ही नॉन लिविंग है। वायरस इज एन इंटरमीडिएट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ना वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, उसका मीडियम है। अगर वो वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, अगर वायरस ये सब जो वायरस है अगर बाहर में ऐसे रहे तो वो नॉन लिविंग है, और अगर किसी बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अगर चला जाए तो वो लिविंग माना जाता है। अब ये था वायरस, और आज का चैप्टर ख़त्म। आज का जो लेक्चर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में था, जो हमें नेक्स्ट डाई से नहीं दिखा सकते हैं। सेल के बारे में पढ़े, सेल क्या है, सेल का डिस्कवरी किसने किया था। सेल कंटेंट सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड रहता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। इसका याद करने का एक ट्रिक है, BPFAB, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी और वायरस। मैक्रोब्स हेल्प इन डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जो हम सबका मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है किस में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को डिकम्पोजिस करने में और न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग करने में मदद करता है। ये चीज़ यूज इन फर्मेंटेशन, उसका फर्मेंटेशन में होता है। लैक्टोबैसिलस दूध को, मिल्क को कर्ड बनाने के लिए यूज़ होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। राइजोबियम का यूज़ मैक्रो एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन। जो मैक्रो एल्गी है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करता है। आज के लिए इतना ही। ये था पहला चैप्टर है। ये दूसरा चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, जो हो गया हम सबका ख़त्म। ये 1 शॉर्ट वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो में सब कुछ समझ आ गया, अच्छा लगा ये वीडियो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।